नमस्कार मित्रों, मेरा चैनल मुन्नाडी नक्षत्र में आप सब लोग का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मेरा आज का जो विषय है वो है रविंद्रनाथ टैगोर बांग्ला साहित्य या कविता का काव्य का सबसे बड़ा राइटर, ऑथर एवं पोएट, जिनको नोबेल पुरस्कार मिला था, उनका जो जन्म कुंडली है या बार्थ चार्ट है, इसकी बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखा जाए, जो रविन्द्रनाथ टैगोर का जो जन्म कुंडली है वो है मीन लग्न, मीन राशि, लग्न में चंद्रमा बैठा है और सेकंड हाउस अर्थात द्वितीय भाव में सूर्य, बुध, शुक्र 3 ग्रहों बैठा है और तृतीय भाव में वृषभ राशि में मंगल बैठा है। चतुर्थ भाव में मिथुन राशि में नीच का केतु बैठा है। पंचम भाव कर्क राशि में गुरु है और छठे भाव सिंह राशि में शनि बैठा है। इसके अलावा दसम भाव धनु राशि में राहु नीच होके बैठा है। तो ये देखिए, रविन्द्रनाथ टैगोर का जो जन्म लग्न है वो है मीन लग्न और राशि भी मीन राशि है और रेवती नक्षत्र में उनका जन्म हुआ। तो कोई भी जातक का अगर मीन राशि या लग्न में जन्म होता है या राशि और लग्न दोनों सेम है, तो जिसका भी मीन लग्न या राशि में जन्म होता है तो जातक के अंदर बहुत कल्पना शक्ति अर्थात इमेजिनेशन पावर रहता है और मस्तिष्क बहुत उर्वर मतलब फर्टाइल होते हैं। प्रखर मस्तिष्क, अच्छे चिंता शक्ति, अच्छे कल्पना शक्ति जातक के अंदर रहता है और जातक जो मिस्टिक विषय है, रहस्य की जो विषय है, उसमें उनको अच्छा खासा मतलब रहस्य के बारे में अच्छा जानकारी या लगाव रहता है और फिलोसोफर या दार्शनिक होता है, क्योंकि और बहुत बुद्धि एवं ज्ञान जातक के पास रहता है। तो जैसे कि कोई भी व्यक्ति का अगर मीन राशि होता है, मीन राशि जल राशि भी है, तो मीन राशि जब होता है तो जातक का स्वाभाविक रूप से जातक के अंदर या जातिका के अंदर काव्य का गुण, पोएट्री या लिटरेचर, नोवेल, ऑथर, स्टोरी, शॉर्ट स्टोरी राइटर, ये सब होने का संभावना रहता है। बहुत सारे हॉरोस्कोप में, बहुत सारे कवि या लेखक की हॉरोस्कोप में या कवि या लेखक का जन्म मीन राशि या मीन लग्न में हुआ है। तो इसका कारण यह है, मीन राशि मीन लग्न इमेजिनेशन पावर के लिए और अच्छा मतलब जो इनर नॉलेज या बहुत ही डेप्थ में जो ज्ञान है, डेप्थ ऑफ नॉलेज बहुत रहता है। इसके अलावा देखिए, लग्न भी बहुत बलवान है, क्योंकि लग्न में चंद्रमा बैठा है। तो लग्न में जब चंद्रमा बैठा है एवं लग्न के ऊपर लग्नेश गुरु की दृष्टि है, लग्नेश गुरु मीन लग्न के या मीन राशि के अधिपति गुरु पंचम भाव कर्क राशि में बैठा है उच्च होके, एवं पंचम भाव कर्क राशि में उच्च होके बैठा हुआ गुरु नवम दृष्टि से लग्न को देख रहा है, मतलब लग्न पूर्ण रूप से बलवान है। तो कोई भी जातक का अगर लग्न पूर्ण रूप से बलवान होता है तो बहुत ही अच्छा फल देता है। और
पंचम भाव से भी जो बुद्धि या इंटेलिजेंसी या जो कला विद्या अर्थात पोएट्री, ऑथर, स्टोरी राइटर, नाट्यकार या आर्टिस्ट इत्यादि जो गुण रहता है वह होता है, ये सब पंचम भाव से देखा जाता है। तो इसलिए रविन्द्रनाथ ठाकुर एक बहुत बड़ा कवि, एक बहुत बड़ा लेखक, एक बहुत बड़ा नाट्यकार, साहित्यिक, औपन्यासिक एवं आर्टिस्ट है और बहुत सारे संगीत का रचयिता भी है, बहुत सारे संगीत भी रचना किया है। और उनका लग्न में चंद्रमा, कोई भी व्यक्ति का लग्न में चंद्रमा बैठता है तो जातक बहुत ही सुंदर देखने में होते हैं, बहुत ही सुंदर होता है। और लग्न में गुरु बैठने की वजह से जातक का जो हाइट अच्छा हाइट का है, उसका लंबा कदकाठी होता है और चंद्रमा के दरुन गोल चेहरा, गोल मटोल चेहरा होता है और देखने में सुंदर होता है गुरु एवं चंद्रमा के कारण। तो जिसलिए रविन्द्रनाथ टैगोर बहुत ही सुंदर, देखने में सुंदर थे और उनका जो मतलब अच्छा मतलब कदकाठी था, लंबाई भी अच्छा था और हाइट भी अच्छा थे। इसके अलावा रेवती नक्षत्र जो है, रेवती नक्षत्र का जो देवता है वो है पूषा नक्षत्र। पूषा नक्षत्र मतलब जो पोषण करता है, जो पुष्टि न्यूट्रिशन देता है या नोरिशमेंट देता है। तो नरिशमेंट एक तो फिजिकल नरिशमेंट हो सकता है, दूसरा मेंटल या स्पिरिचुअल नरिशमेंट भी हो सकता है। तो यह देखिए उनका नरिशमेंट, उनका जो इंटेलिजेंसी और बुद्धिमत्ता है या उनका जो कल्पना शक्ति है उसको बहुत लेवल तक उसको ग्रोथ या अच्छा खासा रिजल्ट दिया। तो इसके रेवती नक्षत्र में बहुत सारे पोएट, नोवेलिस्ट, ऑथर, राइटर का जन्म रेवती नक्षत्र में हुआ है, क्योंकि ये भी एक रेवती नक्षत्र का कारकत्व है कि कला विद्या में और साहित्य में, नहीं तो आर्ट में या संगीत में या लिखने में या रचना, कोई भी साहित्य रचना या उपन्यास रचना में अच्छा स्किल या दक्षता रहता है। और यह भी और भी देखिए, मीन लग्न या मीन राशि अगर कोई भी व्यक्ति का होता है तो व्यक्ति का जो दाम्पत्य जीवन ये अच्छे नहीं होता है। इन जनरली मीन राशि या मीन लग्न जातक या जातिका का जो दाम्पत्य जीवन है वो अच्छे नहीं रहता है, क्योंकि मीन राशि जो है द्वादश कालपुरुष राशि चक्र का द्वादश भाव भी है और द्वादश राशि भी है। इसके अलावा देखा जाए मीन राशि या मीन लग्न में जन्म हुए जातक या जातिका का स्त्री की अकाल मृत्यु हो जाते हैं या तो उसका दाम्पत्य जीवन में सुख नहीं रहता, स्त्री के साथ डिवोर्स या विच्छेद भी हो सकता है या अकाल मृत्यु होने का योग रहता है। यह भी रविन्द्रनाथ टैगोर का जो वाइफ कुमुदिनी देवी, उनका बहुत ही कम उम्र में 19 साल में डेथ हो गया था। तो इसका कारण यह है कि मीन राशि एवं मीन लग्न में जन्म के दौरान। हाँ, इसके अलावा और भी चीज़ है उनका। अगर फोर्थ हाउस देखा जाए तो फोर्थ हाउस में नीच का केतु बैठा है, तो फोर्थ हाउस से सुख या घर का सुख या घर का आनंद देखा जाता है। तो घर में जब पत्नी रहता है और पत्नी के साथ अच्छा रिश्ता रहता है, पत्नी बहुत दिन तक जिंदा रहता है, उसका सुख मिलता है, तो घर का सुख रहता है। तो अगर पत्नी
बहुत ही कम उम्र में मर जाते हैं, तो कहा दाम्पत्य सुख या घर का सुख व्यक्ति को मिलेगा। ऐसा ही रविन्द्रनाथ ठाकुर या रविन्द्रनाथ टैगोर के जीवन में हुआ। इसके अलावा देखा जाए, उनका जो सप्तम भावकारक ग्रह शुक्र, सप्तम भावकारक ग्रह शुक्र जो सेकंड हाउस में उच्च का सूर्य, शुक्र का शत्रु ग्रह या एनिमी प्लैनेट है सूर्य। तो शुक्र सप्तम भाव कारक ग्रह शुक्र शत्रु ग्रह सूर्य के साथ, जो सूर्य उच्च का भी है, मेष राशि में सूर्य उच्च है, उसके साथ बैठा है। तो इसलिए उनका दाम्पत्य जीवन अच्छा नहीं रहा और बहुत देर तक नहीं चला, उनका वाइफ का अकाल मृत्यु हुआ। इसके अलावा और भी विषय है। चतुर्थ भाव के कारक, चतुर्थ भाव के जो या सप्तम भाव के अधिपति बुध, वो भी मेष राशि में एक पाप राशि में उच्च का सूर्य के साथ बैठा है एवं उच्च का सूर्य षष्ठे के अधिपति है और अष्टम भाव के अधिपति शुक्र के साथ भी है, क्योंकि सप्तम भाव के अधिपति बुध छठे भाव के अधिपति सूर्य के साथ एवं अष्टम भाव के अधिपति शुक्र के साथ बैठा है। तो कोई भी भाव के अधिपति जब छठे भाव एवं अष्टम भाव के साथ जुड़ जाते हैं या संपर्क में आते हैं, तो उस भाव का विनाश हो जाता है। इसलिए सप्तम भाव उनका विनाश हुआ या दाम्पत्य सुख नहीं मिला। तो ये सब कारण था। तो इसके बाद और क्या देखेंगे, उसके बाद देखेंगे उनका जो नाम, रविन्द्रनाथ टैगोर का नाम रविन्द्रनाथ टैगोर, रवि या सूर्य से हुआ। तो कोई भी व्यक्ति का जन्म कुंडली में जो ग्रह, नवग्रहों के बीच में जो ग्रह बलवान या उच्च रहेगा, अच्छा रहेगा, तो उसी हिसाब से जातक या जातिका का नाम हो सकता है। ऐसे तो राशि के हिसाब से भी नाम हो सकता है। जैसे कोई भी व्यक्ति का नाम कुंभ राशि में है तो 100, जो 100 है इस नाम से हो सकता है। ऐसे मकर राशि में है तो गौ नाम से भी हो सकता है। तो ऐसे राशि में या नक्षत्र में कौन सा राशि या कौन सा नक्षत्र में जातक का जन्म है, उसी हिसाब से भी जातक का जो नाम है उसका पता लगाया जा सकता है। उसके अलावा लग्नों के ऊपर या लग्नेश के ऊपर कौन सा ग्रह की प्रभाव है और कौन सा ग्रह प्रभाव है। जैसे जो शुक्र है वो 6 वर्गों को दर्शाता है, मतलब 6 बढ़िया जो झ, तो ये जो 5 अक्षर है ये शुक्र ग्रह से देखा जाता है। ऐसे और भी है। तो ये जो मतलब ग्रहों से लग्न के ऊपर ग्रह की जो प्रभाव है या कौन सा राशि या कौन सा नक्षत्र में जन्म होता है, उसी से भी जातक का नाम का पता चलता है। ऐसे ही ग्रह कुंडली में, जातक की कुंडली में कौन सा ग्रह सबसे बलवान है या उच्च होकर बैठा है, उसका ऊपर भी जातक का नाम, जातक का नाम का पता चलता है। उनका परिवार का जो सदस्य है उसका भी नाम का पता चलता है। तो उनका नाम रविन्द्रनाथ अर्थात सूर्य के नाम के साथ जुड़ा हुआ है। उसका कारण ये है उनका द्वितीय भाव में सूर्य उच्च होकर बैठा है। और इसके अलावा क्या है, इसके अलावा देखेंगे उनका और भी एक नाम था भानु सिंह। भानु मतलब भानु सिंह, ये भी एक, भानु का मतलब है सूर्य, सूर्य का और दूसरा नाम है भानु। जैसे सूर्य का दूसरा नाम तपन है, आदित्य है, ऐसे ही भानु का मतलब है सूर्य। तो ये भी एक कारण है, सूर्य उनका जन्म कुंडली में सेकंड हाउस में उच्च होकर बैठा है, उसी हिसाब से उनका नाम भानु सिंह भी था। भानु सिंह उनका पेन नेम था, छद्म नाम।
और उनका जो वाइफ था, उनका वाइफ का नाम भी था मृणालिनी देवी। तो ये कैसे हो गया? मृणालिनी, ये मृणाल नाम से, मृणाल जो कमल, कमल है पद्म, वो कमल का एक दूसरा नाम है मृणाल। तो देखिए कमल, उनका सप्तम भाव के अधिपति बुध एवं सप्तम भाव के कारकग्रह शुक्र दोनों सूर्यों के साथ, उच्च का सूर्यों के साथ द्वितीय भाव में बैठा है। द्वितीय भाव से भी पत्नी को देखा जाता है, सप्तम भाव से भी पत्नी को देखा जाता है, द्वितीय भाव से भी पत्नी को देखा जाता है। यह सप्तम भाव के कारकग्रह शुक्र, सप्तम भाव के अधिपति बुध एवं द्वितीय भाव में बुध एवं शुक्र दोनों, सप्तम भाव के अधिपति एवं सप्तम कारक ग्रह शुक्र द्वितीय भाव में उच्च का सूर्य के साथ जुड़ा हुआ है। सूर्य से पद्मा या कमल, कमल का फूल देखता है, मतलब कमल का फूल का कारकत्व सूर्य के अंतर्गत है, सूर्य में आते हैं। तो इसलिए उनका जो वाइफ का नाम मीनालिनी। इसके अलावा देखिए सप्तम भाव के अधिपति बुध, वो भी शुक्र के साथ बैठा है। शुक्र जो माँ लक्ष्मी का कारग्रह है और शुक्र से माँ लक्ष्मी देखा जाता है, और माँ लक्ष्मी कमल के ऊपर बैठे रहते हैं, इसलिए माँ लक्ष्मी का और दूसरा नाम है कमलासना, कमल के ऊपर बैठा हुआ है। तो इसलिए उनका वाइफ का जो नाम सप्तम भाव के अधिपति शुक्र के साथ कनेक्शन हुआ सेकंड हाउस में, इसलिए उनका जो वाइफ का नाम मृणालिनी देवी हुआ। और देखिए चतुर्थ भाव से विद्या देखा जाता है, चतुर्थ भाव से विद्या देखा जाता है। तो चतुर्थ भाव में जब केतु बैठता है तो जातक का जो विद्या लाभ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम या समस्या अवश्य होता है, या तो उसको जो ट्रेडिशनल एडुकेशन मिलना चाहिए वो उनका नहीं मिला। वास्तव में चतुर्थ भाव में, या देखिए कुंडली में चतुर्थ भाव में रविन्द्रनाथ टैगोर का कुंडली में चतुर्थ भाव में नीच का केतु बैठा है। ऐसे ही केतु विद्या में बाधा दान करता है। अगर बुध केतु के साथ जुड़ा रहता है या चतुर्थ भाव में केतु बैठता है तो जातक के विद्या में अवश्य बाधा आते हैं या समस्या होते हैं। तो देखिए उनका रविन्द्रनाथ टैगोर का जो स्कूल लाइफ में पढ़ाई नहीं हुआ। उनका घर में जो होम ट्यूटर था, ट्यूटर मतलब गृह शिक्षक, उनके पास उनको पढ़ाई या शिक्षा मिला। कोई स्कूल या ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम में उनको शिक्षा मिला नहीं। इन अर्ली एज में, मतलब जो प्राइमरी लेवल में और स्कूल लेवल में, बाद में उन्होंने विदेश पढ़ने के लिए गया, वो अलग बात है। लेकिन उनका प्राइमरी जो एजुकेशन है और जो स्कूल लाइफ का एजुकेशन वो हैम्पर हुआ या उनको प्रॉब्लम हुआ या मिला नहीं। इसका कारण यह है चतुर्थ भाव में नीच का केतु। इसके अलावा और क्या है? इसके अलावा और भी एक कारण है, विद्या का कारक ग्रह बुध एवं मंगल पास पास राशि में बैठा है। नाड़ी ज्योतिष के हिसाब से बुध एवं मंगल जब पास पास में बैठता है तो जातक को विद्या लाभ में कोई ना कोई समस्या या विघ्न, बाधाएं अवश्य मिलता है। तो ये हो गया। और देखिए उनको पंचम भाव में, अच्छा उसके और एक बात डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है, वो है रविन्द्रनाथ ठाकुर का जो जन्म हुआ एक बहुत ही धनवान एवं संस्कृतिवान रिच एंड कल्चरल फैमिली में हुआ, वो भी ब्राह्मण परिवार में। तो देखिए लग्न के ऊपर ब्राह्मण कारक ग्रह गुरु का दृष्टि है, और गुरु की राशि में जो मीन राशि गुरु की राशि है उसमें लग्न एवं राशि है। एवं उच्च गुरु
जो ब्राह्मण का ग्रह है वो उच्च होके पंचम भाव में बैठा है एवं पंचम भाव में बैठ के लग्न को नवम दृष्टि से देख रहा है। मतलब लग्न के ऊपर, राशि के ऊपर गुरु, ब्राह्मण का ग्रह गुरु का प्रभाव है, इसलिए ब्राह्मण फैमिली में उनका जन्म हुआ और वो फैमिली बहुत रिच। इसका कारण ये है उनका सूर्य से पिता या पिता संबंधित विषय को देखा जाता है, इसलिए उनका जन्म एक धनी परिवार में एवं संस्कृतवान परिवार में हुआ था। एवं सूर्य भी जो नवम भाव के कारग्रह है एवं पिता के कारग्रह है, तो बुध एवं शुक्र के दो कला के एवं शिक्षा के कारग्रह, बुध शिक्षा के कारग्रह, शुक्र कला के कारग्रह, दोनों के साथ जुड़ा हुआ है। इसलिए उनका जो फैमिली था, उनका जो जिस फैमिली में उनका जन्म हुआ था, टैगोर फैमिली, वो बहुत ही संस्कृतिवान थे एवं धनवान भी थे। जब वो नाड़ी लिंग के हिसाब से सूर्य शुक्र के साथ जुड़ता है तो जातक का जो पिता या पिता का जो फैमिली है, उनका जो पैतृक जो फैमिली है या वंश है, वो बहुत ही धनवान होते हैं। शुक्र से भी धन देखा जाता है, सूर्य से पिता देखा जाता है, मतलब पिता धनवान होगा। और बाकी तो हो गया। इसके अलावा और क्या देखेंगे, हाँ, 41 ईयर्स में उनका जो वाइफ का डेथ हुआ था। तो देखिए उनका वाइफ का डेथ हुआ 41 ईयर्स में। 41 ईयर्स में या 42 ईयर्स में राहु बहुत एक्टिव हो जाते हैं, राहु बहुत एक्टिव हो जाते हैं। तो 4th हाउस यहाँ पर देखिए दसम भाव में रविंद्रनाथ टैगोर की जन्म कुंडली में दसम भाव में राहु नीच होके बैठा है और राहु 41 या 42 ईयर्स में बहुत ही एक्टिव हो जाता है और बहुत प्रबल फलदायी होता है। तो इसलिए 41 या 2 ईयर्स में उनका वाइफ का डेथ हुआ, उनका वाइफ का डेथ हुआ। क्योंकि राहु नीच का हो गया, तो नीच राहु तो अपने ही जो ईयर ऑफ प्रैक्टिफिकेशन है, क्योंकि हर ग्रहों की ईयर ऑफ प्रैक्टिफिकेशन रहता है। जैसे 17 साल या 18 साल जो है या 21 साल, ये सूर्य का ईयर ऑफ प्रैक्टिफिकेशन है, स्पेशली 21 ईयर्स। ऐसे ही गुरु के लिए 24 ईयर्स जो है ईयर ऑफ प्रैक्टिफिकेशन है, मतलब उस समय उस साल बहुत ही अच्छा या बहुत ही बुरा फल देता है अपने बलवान या बलवत्ता के हिसाब से, या उसका जो पोजीशन है उसी हिसाब से ईयर ऑफ प्रैक्टिफिकेशन हो जाता है। ऐसे शनि 36 ईयर्स में, बुध 32 ईयर्स में, मंगल 28 ईयर्स में, ऐसे करके। तो इसी हिसाब से राहु भी 41 या 2 ईयर्स में रिजल्ट देता है। राहु नीच का हो गया, नीच का राहु दसम भाव में बैठा है, तो इसलिए पत्नी का मृत्यु हुआ 41 ईयर्स में। मृणालिनी देवी उनका पत्नी, उनका मृत्यु हुआ था। इसके अलावा देखिए रविन्द्रनाथ ठाकुर का जो कल्पना शक्ति बहुत ही अच्छा था, मैंने पहले भी बोला था। पंचम भाव में जल राशि में लग्नेश गुरु बैठा है, ये भी एक बहुत अच्छा कल्पना शक्ति अच्छा करने का एक मतलब पॉइंट है। और कर्क राशि जो भी एक जल राशि भी है, और जो इमोशन है, जो काव्य कला है, जो इमेजिनेशन है, उसको बहुत बढ़ावा देता है, उसमें बहुत ग्रोथ लाता है, जो इसलिए उनको इतना कल्पना शक्ति मिला साहित्य में और कवित्व में और उपन्यास रचना में या संगीत रचना में या नाट्य रचना में अच्छा प्रतिभा दिलाया। इसके अलावा
रविन्द्रनाथ टैगोर धार्मिक भी थे और बहुत ही भाग्यवान थे। इसका कारण ये है नवम भाव में नवमेश मंगल का दृष्टि, नवम भाव में नवमेश मंगल का दृष्टि, जो एवं उच्च का जो गुरु है कर्क राशि में बैठा हुआ गुरु पंचम दृष्टि से वृश्चिक राशि को मतलब नवम भाव को देख रहा है, तो इसलिए नवम भाव बहुत बलवान है। तो कोई भी व्यक्ति का अगर नवम भाव बहुत बलवान होता है एवं लग्न में गुरु का अच्छा दृष्टि रहता है या शुभ ग्रह की दृष्टि रहता है तो बहुत ही भाग्यवान एवं बहुत ही धार्मिक होता है। तो उन्होंने भी बहुत भाग्यवान था, एक जमींदार फैमिली में, एक बहुत ही धनवान फैमिली में, संस्कृतिवान कल्चरल फैमिली में उनका जन्म हुआ और उनको भी बहुत ही मान सम्मान प्रसिद्धि यश पुरस्कार और बहुत सारे विषय मिला था। इसके अलावा मंगल एवं शुक्र दो ग्रह, अगर मंगल एवं शुक्र बल कोई भी जन्म कुंडली में अच्छे है एवं बलवान है या एक दूसरे के जो स्थान विनिमय या क्षेत्र विनिमय करता है, जैसे मंगल शुक्र के राशि वृष राशि में बैठा है एवं शुक्र मंगल के राशि मेष राशि में बैठा है, मतलब मंगल एवं शुक्र का स्थान विनिमय या क्षेत्र विनिमय है। तो ऐसे में मंगल शुक्र दोनों ही बलवान हो जाता है और मंगल शुक्र दोनों ही जो घर मकान और प्रॉपर्टी इसका कारग्रह है, इसलिए उनको अच्छा घर मकान प्रॉपर्टी जमीन जायदाद पैटर्नल प्रॉपर्टी ये सब मिला और बहुत ही सुख या विलास में उनका जीवन बीता था, मतलब मेटेरियलिस्टिक लाइफ में अच्छा मिला था। मेटेरियलिस्टिक जो एक्विजिशन है विषय वस्तु है पार्थिव विषय वस्तु वो उनको बहुत ही अच्छा मिला। इसके अलावा कर्म कारक ग्रह शनि सिंह राशि में बैठा है, तो शनि कोई भी व्यक्ति का अगर सिंह राशि में बैठता है तो जातक का कोई राजधानी में रहता है कैपिटल सिटी में या कोई बड़ा सिटी में रहता है या उनका जन्म होता है। तो रविन्द्रनाथ टैगोर का उस समय का जो ब्रिटिश भारत का जो राजधानी शहर कलकत्ता में जन्म हुआ एवं कलकत्ता में उन्होंने पढ़ाई किया बड़ा हुआ। इसके अलावा उन्होंने बहुत सारे विदेश गया, लंदन भी पढ़ने के लिए गया था, लंदन इंग्लैंड। तो इसका कारण ये है द्वादश भाव में द्वादशपति या द्वादश भाव के अधिपति शनि की दृष्टि है, मतलब द्वादश भाव भी बलवान है। इसके अलावा और क्या, द्वादश भाव में कोई भी अगर शनि का राहु का दृष्टि रहता है या शनि राहु केतु बैठा रहता है तो जातक की विदेश यात्रा का योग रहता है। विशेष रूप से शनि अगर द्वादश भाव के ऊपर प्रभाव फैलते हैं दृष्टि से या अवस्थान द्वादश भाव में बैठ के, तो जातक को लंदन जाने का योग रहता है, क्योंकि शनि से लंदन सिटी को देखा जाता है। इसके अलावा नवम भाव के अधिपति मंगल भी शनि की दशम दृष्टि में है, मंगल के ऊपर शनि की दशम दृष्टि पड़ रहा है, मतलब नवम भाव भी शनि की प्रभाव में है। नवम से भी विदेश यात्रा देखा जाता है, इसलिए विदेश यात्रा उनका हुआ था, विशेष रूप से लंदन गया और भी कई सारी देश उन्होंने घूमने गया था। इसके अलावा 4 ग्रह चारों राशि में, जैसे सूर्य बुध शुक्र एवं गुरु, ये सब चारों राशि, मेष राशि चारों राशि, कर्क राशि चारों राशि। मेष राशि में 3 ग्रह, कर्क राशि में गुरु बैठा है, तो इसलिए उनको विदेश यात्रा हुआ। इसके अलावा भी द्विस्वभाव राशि में उनका जन्म हुआ। द्विस्वभाव राशि भी चारों राशि जैसा कम या ज़्यादा फल देता है, मतलब विदेश यात्रा का योग भी एक बनाता है एक प्रकार से। और देखा जाए क्या, और दसम भाव, कोई भी व्यक्ति का दसम भाव जब बलवान होता है, या देखिए दसम भाव में नीच का राहु बैठा है, लेकिन दसम भाव के अधिपति गुरु पंचम भाव में उच्च होकर बैठा है, तो यह देखिए एक प्रकार की राजयोग। केंद्र भाव के अधिपति अगर कौन भाव में बैठता है तो राजयोग बनता है। या देखिए केंद्र भाव के अधिपति मतलब दसम भाव के अधिपति गुरु केंद्र भाव कर्क राशि में पंचम भाव में बैठा है उच्च होके, तो ये एक प्रकार के राजयोग है।
तो इसलिए दसम भाव बहुत बलवान है। तो दसम भाव एवं लग्न भी बलवान है, क्योंकि लग्न के ऊपर लग्नेश गुरु का दृष्टि है। पंचम भाव के अधिपति चंद्रमा भी लग्न में बैठा है, तो इसलिए लग्न भी बलवान है, दसम भाव भी बलवान है। कोई भी व्यक्ति का जन्म कुंडली में जब लग्न भाव, दसम भाव, नवम भाव बलवान होता है, उनका नवम भाव भी बलवान है, तो जब लग्न भाव, दसम भाव, नवम भाव बलवान होता है तो जातक कोई समाज सेवामूलक, सोशल सर्विस और समाज सेवामूलक जो प्रतिष्ठान है, कोई भी शिक्षा प्रतिष्ठान, स्कूल, कॉलेज, ठीक है, और इस यूनिवर्सिटी, इसको बनाता है, इसको बनाने में योगदान देता है, बहुत बड़ा योगदान देता है। या कोई भी सेवा प्रतिष्ठान, कोई हॉस्पिटल्स वगैरह, मंदिर, मतलब कोई भी जन कल्याणकामी प्रतिष्ठान बनाता है, जिस वजह से उन्होंने विश्व भारती जो यूनिवर्सिटी, मतलब जो या शांति निकेतन आश्रम बनाया था। तो ये सब है। और इसके अलावा उनका जो पंचम भाव है, पंचम भाव में ऐसे तो गुरु बैठा है जल राशि में, जिसके कारण उनका 5 संतान हुआ था, 3 कन्या संतान, 2 पुत्र संतान हुआ था। लेकिन पंचम भाव 2 पाप ग्रह, पंचम भाव की एक तरफ शनि, एक तरफ केतु, पंचम भाव एवं पंचम भाव के कारक ग्रह गुरु, इस दोनों की द्वितीय और द्वादश भाव में, मतलब इस दोनों की, मतलब पंचम भाव के दोनों भाव में या गुरु की दोनों भाव में शनि एवं केतु 2 पाप ग्रह बैठा है। जब भी ऐसा होता है तो जातक को जो संतान का सुख नहीं मिलता है, आइदर उसको संतान नहीं हो सकता है, और अगर संतान भी हुआ तो उसके संतान से उनको अच्छा खासा सुख नहीं मिलता है, और संतान के कारण उसको दुख मिलता है, कष्ट मिलता है, शोक मिलता है। तो रविन्द्रनाथ टैगोर का जीवत दशा में उनका जो जीवन का जो आयु का समय था, उसी का अंदर, उसी का जीवन दशा में उनका 2 कन्या संतान, 1 पुत्र संतान, जो सबसे छोटा संतान भी था, कनिष्ठ पुत्र संतान, और 2 कन्या संतान का डेथ हुआ था। इतना मर्मांतिक, इतना दुखद घटना उनका जीवन में हुआ था। इसका कारण है पंचम भाव एवं पंचम भाव के कारक ग्रह गुरु पाप पीड़ित है। बलवान तो है लेकिन पाप पीड़ित है। बलवान है इसलिए संतान मिला है, जन्म हुआ, लेकिन संतान से सुख नहीं मिला। इसके अलावा और भी देखा जाए तो उनका जो और एक बात है कि मीन राशि या मीन लग्न में कोई भी जातक का जन्म लेता है तो उसका जो सिंबलिक विषय है वो है जातक को लास्ट में एक पेड़ के नीचे, मतलब पेड़ के नीचे सहाय संबलहीन होके, सब कुछ खो के उसको एक पेड़ के नीचे शेल्टर लेना पड़ता, आश्रय लेना पड़ता है। एक सिंबॉलिक है। तो सिंबॉलिक रूप से भी देखा जाए तो उनको भी पेड़ का नीचे आश्रय लेना पड़ा। कैसे? देखिए, उन्होंने घर बार या कलकत्ता का जो जोड़ा साको टैगोर फैमिली है, इतना बड़ा मकान, इतना बड़ा, और भी बहुत सारे जो ज़मींदारी एस्टेट था वो भी छोड़ के एक बीरभूम डिस्ट्रिक्ट में शांति निकेतन में उनका जो शांति निकेतन आश्रम बनाना पड़ा, एवं जिस आश्रम में उन्होंने छात्रों या स्टूडेंट को, शिक्षार्थी को पेड़ के नीचे पढ़ाते थे जब भी थे। आज भी शांति निकेतन आश्रम में स्टूडेंट को या छात्र को पेड़ के नीचे पढ़ाया जाता है। तो मतलब एक पेड़ के नीचे उनको आश्रय लेना पड़ा या पेड़ के नीचे उनको जाना पड़ा। ये सिंबॉलिक है। सिंबॉलिक भी उनका जीवन में मिल गया, उनका जीवन में वह घटित हुआ। इसके अलावा वास्तव जीवन में उनका जो जीवन का मध्यकाल में एवं अंतकाल में, विशेष रूप से मध्यकाल से एवं अंतकाल में भी उनका जो पैसा था या अर्थ था वो बहुत सारे खर्च हो गया था।
आश्रम बनाने में, और उनका जो जामाता था, 2 जामाता, जिसको विदेश में पढ़ाई के जो खर्च होते हैं एक्सपेंडिचर, तो कवि गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर भेजते थे, जिसके कारण उनके पास हाथ में पैसा पूरा ख़त्म हो गया था। एवं पैसा जब ख़त्म हो जाता है कि तो आदमी को क्या होता है, कोई भी अपना घर बार छोड़ के कोई भी पेड़ के नीचे शेल्टर लेना पड़ता है, मतलब वो सहाय संबलहीन हो जाता है। तो ऐसे ही उनका जीवन में हुआ था। बहुत ट्रेजिडी था, बहुत सुख समृद्धि सम्मान मान जस, जमींदारी फैमिली में जन्म होने के बावजूद पुत्र संतान, ये जामाता के दरुन या और भी काम के लिए उनको बहुत सारे विषय को झेलना पड़ा, और बहुत सारे दुख या शोक वेदना, जैसे अपना पत्नी बहुत ही कम उम्र में 19 साल में चला गया, मृत्यु हो गया, पत्नी का 19 साल में मृत्यु हो गया, 2-3 संतान का मृत्यु हो गया। तो ये सब है। तो इसके अलावा और देखिए क्या है, उनका नोबेल पुरस्कार मिला। इसका कारण क्या है नोबेल पुरस्कार? तो नोबेल पुरस्कार मिला, देखिए अगर सूर्य की 10वें भाव में गुरु बैठता है, या दशम की मतलब या गुरु की 10वें भाव में सूर्य बैठता है, सूर्य की 10वें भाव में गुरु, या गुरु की 10वें भाव में सूर्य, या गुरु की 10वें भाव में, या गुरु की 9वें भाव में सूर्य, या सूर्य की 9वें भाव में गुरु। पहले क्या हुआ? तो हुआ सूर्य की 9वें भाव में या 10वें भाव में गुरु बैठेगा जब, या गुरु की 10वें या 9वें भाव में सूर्य बैठता है, तो जातक की बहुत मान सम्मान मिलता है, एवं कोई ना कोई पुरस्कार, राष्ट्रीय पुरस्कार या कोई बड़ा पुरस्कार, जैसे उनको नोबेल पुरस्कार मिला। और सूर्य एवं गुरु अगर दो ग्रह बलवान है तो ये बहुत ही अच्छा शुभ फल देता है। एवं कर चारों राशि में होगा, जैसे यह सूर्य भी चारों राशि मेष राशि में है, उच्च होके बैठा है, और गुरु भी उच्च होके कर्क राशि में बैठा है। तो देखिए चारों राशि में, तो गुरु की 10वें भाव, कर्क राशि का 10वां भाव मेष राशि, उसमें सूर्य बैठा है, इसलिए उनको नोबेल पुरस्कार जैसा बड़ा पुरस्कार, एक इंटरनेशनल पुरस्कार उनको उस समय मिला था। तो दोस्तों ऐसे बहुत सारे विषय है, उनका जीवन का विषय अपनी ज्योतिष के हिसाब से विश्लेषण या एनालिसिस किया जा सकता है। तो ये सामान्य समय में, यह सामान्य वीडियो में उसका इतना बड़ा एनालिसिस डालना व देना संभव नहीं है। तो मेरा ये एक छोटा सा प्रयास था रविन्द्रनाथ टैगोर की जन्म कुंडली के हॉरोस्कोप का विश्लेषण के बारे में। अगर मेरे ये छोटा सा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो आप लोग अवश्य लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ये मेरा जो छोटा सा चैनल है मुन्नाडी नक्षत्र, इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए, ताकि नया वीडियो और सारे बहुत ज्योतिष के बारे में, और ज्योतिष जो सूत्र है, जो हजारों सूत्र है जो मेरे पास मैंने उसको रप्त किया है, उसको सीखा है, उसके बारे में अगर आप लोग को जानकारी है, या आपका पर्सनल जो हॉरोस्कोप, या आपका जो मित्र वर्ग या परिवार का कोई व्यक्ति या रिलेशन में कोई व्यक्ति का अगर जन्म कुंडली एनालिसिस करना है, तो मेरे दिया हुआ मोबाइल नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकता है या व्हाट्सएप कर सकता है। अगर मेरा ये छोटा सा प्रयास आप लोग का अच्छा लगा तो आप लोग अवश्य लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।